हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हान ग्लोबल स्टडीज़ का ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गवर्नेंस सिस्टम। आज गवर्नेंस सिस्टम में हम लोग एक्चुअली में बात करने वाले हैं व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, बट उसके पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट की। जो हमारे मतलब लास्ट क्लास का मतलब वो था, टॉपिक था, वो हमारा फिनिश नहीं हुआ है। पहले हम लोग उसे कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट गवर्नेंस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में देखा था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया में हम लोगों ने देखा था कि एक होता है एफपीपीएस सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना, जो कि किसमें यूज होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, लाइक एमपी के लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, है ना, पंचायती राज के इलेक्शन में, म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं के चुनाव में इन सभी का प्रयोग होता है। हम लोगों ने देखा था। एफपीपीएस सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोग वहां पर एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि एफपीपीएस सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट ये हमने लिया है वो किस देश के संविधान से लिया है? कोई बता सकता है? जो हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो यूज करते हैं एफपीपीएस सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो प्रोविजन हमने किस देश के संविधान से लिया है? कोई बता सकता है? गुड मॉर्निंग सूर्या, कैप्टन कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, नीलू, पल्लवी, अनु। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि एफपीपीएस सिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट हमने किस देश के संविधान से कॉपी किया है, किस देश के संविधान से हमने लिया है? और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 2013 में 2013 में जाकर इंट्रोड्यूस होता है क्या? नोटा, नन ऑफ द अबव। यानी कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एनी ऑफ कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव में जो लड़ रहे हैं, तो अगर आप कोई भी, अगर आपको यह लगता है कि कोई भी कैंडिडेट आपके उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, जैसा आप कैंडिडेट चाह रहे हैं वैसा कैंडिडेट इसमें से कोई भी नहीं है, यू कैन ऑप्ट फॉर नोटा। आप उसमें से क्या कर सकते हो? नोटा को चुन सकते हो, नन ऑफ द अबव। यानी इसका मतलब यह है कि आपका इन सभी कैंडिडेट में से किसी पर आपका वो नहीं है, आपके मतलब हिसाब से कोई भी कैंडिडेट यहां पर सही नहीं है, तो आप नोटा ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं। और नोटा जो इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था? इन 2013। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि नोटा किस साल इंट्रोड्यूस हुआ। तो नोटा इंट्रोड्यूस होता है कब? तो याद रखिएगा 2013 में। इस चीज को भी आप याद रखें। हेलो अनुराधा, स्वाति, कीर्ति। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। याद रखिएगा जो एफपीपीएस सिस्टम के बारे में, एफपीपीएस सिस्टम जो है हमने कहां से लिया था? उसे हमने ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि जो हमारा मतलब जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन जो है वहां के संविधान से हमने एफपीपीएस सिस्टम को कॉपी किया। अब दूसरा जो सिस्टम है दोस्तों चुनाव का, निर्वाचन का हमारे देश में, उसका नाम है पीआरएसटीवी मेथड। पीआरएसटीवी मेथड। अब ये पीआरएसटीवी मेथड है क्या? तो याद रखिएगा पीआरएसटीवी मेथड की बात करते हैं तो इसका पूरा मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये पीआरएसटीवी का पूरा मतलब है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समानुपातिक, समानुपातिक, समानुपातिक। अभी इसे हम समझेंगे पूरा डिटेल में। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली, एकल संक्रमण मत प्रणाली, है ना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली। अब ये है क्या? इसका यूज कहां पर होता है? तो याद रखिएगा यूज्ड इन इनडायरेक्ट इलेक्शन, यूज्ड इन इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी यहां पर जिस ऐसे इलेक्शन में यूज होता है जहां पर कि जनता प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली जाकर वोट नहीं करते हैं। ऐसे इलेक्शंस
जिसमें कि आप जाएंगे, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, पंचायतों का चुनाव होता है, नगर पालिकाओं का चुनाव होता है, उसमें क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जाते हैं, आप जाकर वोट करते हैं। लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिसमें कि आप नहीं बल्कि आपके द्वारा चुने गए, पीपल नहीं बल्कि पीपल के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, वो क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, मतदान करते हैं। जैसे इसका पहले याद रखिएगा किसमें यूज होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रयोग होता है, इसका में प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, एग्जाम्पल किसके चुनाव में यूज होगा, राज्यसभा, राज्यसभा के चुनाव में, है ना, राज्यसभा या हाउस ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं, इसे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। दूसरा, इन राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में आप जाकर वोट करते हैं क्या, नहीं, आपके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो जाकर वोट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट, ये जाकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा किसके चुनाव में यूज होता है, विधान परिषद, विधान परिषद के चुनाव में, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेरा आप लोगों से सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप लोग ये बताइए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन यानी क्रिएशन या अबॉलिशन किस अनुच्छेद के तहत होता है, बाय विच आर्टिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल। ये तो पावर किसको है, पार्लियामेंट को है, जब फाइनल पावर जो है वो पार्लियामेंट को है, जब स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो। लेकिन किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन या विघटन होता है, यह आपको बताना है। इतना आप लोग लिखिएगा। यहां पर दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी थी डायरेक्ट इलेक्शन में, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जब हम लोगों ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था विच एवर कैंडिडेट गेट मैक्सिमम वोट, जिस भी कैंडिडेट का को मैक्सिमम वोट प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है, ही डिक्लेयर्ड विनर, वो क्या हो जाता है, चुनाव जीत जाता है। आपको मैंने यह भी बताया था कि अगर सबसे ज्यादा मत नोटा को मिलता है, सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा को मिलता है, तो नोटा के बाद जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो क्या होता है, चुनाव जीत जाता है। इसके पीछे मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि चुनाव जो होता है हमारे देश में काफी एक्सपेंसिव है, तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ना हो, इसलिए नोटा जो है, नोटा के बाद जो जिस सेकंड कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यह भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी दो कैंडिडेट को इक्वल वोट प्राप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में टॉस के द्वारा क्या होता है, निर्णय लिया जाता है। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का जैसे इलेक्शन होता है, जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, या राज्यसभा का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव है, यहां पर किस प्रकार से कौन कैंडिडेट जीतता है, यहां पर कैसे क्या होता है, विनर कैसे डिक्लेयर होता है। तो दोस्तों जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करते हैं, या PRSTV देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यहां पर जो मिनिमम कोटा फॉर विन होता है, जीतने के लिए जो मिनिमम वोट चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, उसकी अभी हम लोग बात करेंगे और उसे समझेंगे। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फटाफट आप लोग इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो, है ना। जितना मैं लिखा रहा हूं एक एक पॉइंट आपको नोट करने हैं, है ना, एक एक पॉइंट आपको नोट करने हैं, और कहीं कोई समस्या हो, किसी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछिए। चलें आगे, लिख लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया।
हाँ जी, कैन आई मूव? ओके ना, इसमें इस प्रकार के निर्वाचन में जीतने के लिए न्यूनतम कितना वोट होना चाहिए, कितना मतलब मत मिलना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? यू हैव टू रिमेंबर मिनिमम कोटा फॉर विन। पीआरएसटीवी मेथड में जो मिनिमम वोट चाहिए या मिनिमम कोटा चाहिए जीतने के लिए, मिनिमम कोटा फॉर विन, इसका जो दोस्तों फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट, अभी हम इसे समझेंगे भी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 1, एंड इसके बाद फिर प्लस 1। ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। अब इसे समझना है हम लोगों को। जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य है, राज्य में जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी स्टेट में जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट जो होते हैं, वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्य को चुनता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का यूज होता है। अब मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है, वहां पर मान लीजिए कितनी सीटें हैं, मान लेते हैं कि 150 सीट है। किसकी? 150 सीट है विधानसभा में। एमएलए की संख्या कितनी है? 150। और राज्यसभा की सीट कितनी है? यहां पर ध्यान से समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ये नंबर ऑफ राज्यसभा सीट कितनी है? मान लीजिए यहां पर कि आपका नंबर ऑफ राज्यसभा सीट है 4। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट कितना है? यहां पर 4 है, ध्यान से समझिएगा। और टोटल एमएलए कितना है? यहां पर इलेक्टेड एमएलए की संख्या कितनी है? 150 है। अब यहां पर किस पार्टी के कितने मेंबर चुनकर जाएंगे? राज्यसभा का चुनाव एक्चुअल में इसी तरह से होता है, देखिएगा। यहां पर एक सीट के लिए हमें कितना वोट चाहिए, कितना मतलब वोट चाहिए, कोटा चाहिए एक सीट के लिए, अभी अब लोग वो देखते हैं, निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, मिनिमम कोटा फॉर विन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट कितना, यानी कितने एमएलए वोट करेंगे भाई साहब? 150। तो मिनिमम कोटा फॉर विन हम निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। मिनिमम कोटा फॉर विन यहां पर क्या हो जाएगा? 150। वैकेंसी कितना है भाई साहब? 4 है, प्लस 1 और प्लस 1। इसे आप कैलकुलेट करिए, ये 150/5 हो जाएगा, प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा बताइए? 30 प्लस 1, ये कितना आ गया? 31 आ गया। लिसन इट वेरी केयरफुली। अब देखिए जिस भी पार्टी के पास 31 एमएलए होंगे उनको एक सीट मिल जाएगा। जिस भी पार्टी के पास 31 एमएलए होंगे उनको एक सीट मिल जाएगा। यानी जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी, इसमें से मान लीजिए कि बीजेपी है, बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? बीजेपी के 100 एमएलए हैं। और दूसरा मान लीजिए कोई भी पार्टी है, आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके पास मान लीजिए 50 सीटें मान लेते हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया कि टोटल 4 सीट है और एक सीट के लिए मिनिमम कितने एमएलए आपके पास होने चाहिए? 31। तो यहां पर बताइए, अगर बीजेपी के पास 100 एमएलए है तो 3 सीटें किसके पास चली जाएगी? इसके पास। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी है, अगर इसके पास कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं, इसके पास कितनी सीटें चली जाएगी? इसके पास 50 एमएलए है, तो इसके पास कितनी सीट चली जाएगी? एक सीट चली जाएगी। इस तरह से एक्चुअली में राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। और अब इस 3 सीट पर कौन जाएगा ये डिसाइड करेंगे बीजेपी के जो अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा साहब। वो डिसाइड करेंगे कि ये जो बिहार के अंदर या यूपी के अंदर ये जो 3 राज्यसभा सीटें हैं, इस पे दिस पर्सन ये पर्सन यहां पर जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस में डिसाइड करेंगे, जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करेंगे कि उस एक सीट पर कौन व्यक्ति क्या होगा?
जीतेगा। क्लियर है पॉइंट? इस तरह से एक्चुअली में क्या होता है, राज्यसभा के अंदर चुनाव होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो गुड है, अगर नहीं आई है किसी बच्चे को समझ में तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको ये चीजें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये फॉर्मूला क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये तो एक तो हम लोगों ने टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एक हम लोगों ने क्या देखा, डेमोक्रेसी। अब हम लोग उसके आगे बात करेंगे मोनार्की। मोनार्की के बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद बात करेंगे अब्सोल्यूट मोनार्की, फिर हम लोग बात करेंगे डिक्टेटरशिप क्या होता है, ओलिगार्की क्या होता है, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, थियोक्रेसी क्या होता है, स्ट्रेटोक्रेसी क्या होता है, ये सभी इन सभी की हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट आप लोग इतना नोट कर लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ देन यू कैन आस्क। हाँ जी, सभी को समझ में आ गया है? किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। ओके, चले आगे। हेलो धीरज, यू आर आई थिंक 15 मिनट लेट, है ना? प्लीज बी ऑन टाइम इन क्लास, है ना? नहीं तो आपका नुकसान होगा, है ना? तो समय पर आया करिए क्लास में। क्लियर हुआ सभी को? कैन आई मूव? अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। देखिए, जैसे हम लोगों ने बात की डायरेक्ट इलेक्शन में, डायरेक्ट इलेक्शन में विनर कौन डिक्लेयर होता है? जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत मिलता है वो चुनाव जीत जाता है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन यू आर नॉट गोइंग टू वोट, आप वोट देने नहीं जाते, आपके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो जाकर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। लाइक आपने राज्य के विधानसभा में एमएलए को चुना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना, वो जाकर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे। तो मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट ले लीजिए आप, वहां पर मान लीजिए कि टोटल एमएलए कितने हैं, 150 एमएलए हैं, और वहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी है, 4 है। अब मान लीजिए बीजेपी के पास 100 एमएलए है, कांग्रेस के पास 50 एमएलए है, यहां पर किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी राज्यसभा में, ये कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम निकालते हैं मिनिमम कोटा फॉर विन अ सीट। एक सीट को जीतने के लिए मिनिमम कितना कोटा होना चाहिए आपके पास, उसके लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट यानी कितने एमएलए वोट करेंगे, 150, यहां पर हमने लिखा 150, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि कितने वैकेंसीज के लिए चुनाव हो रहा है, 4 सीट के लिए चुनाव हो रहा है, और +1, तो यानी कि 150 अपॉन 4 +1, और उसके बाद क्या हो गया, +1, इधर एक यहां पर +1 है तो यहां पर हमने +1 कर दिया। यहां पर टोटल आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ गया, 31 आ गया। यानी कि जिस भी पार्टी के पास 30 यानी कि 31 सीट पर, 31 एमएलए पर एक राज्यसभा में सीट मिलेगा आप। यहां पर बीजेपी के पास कितना है, 100 है, तो 31 इंटू 3 करिए, 93 एमएलए हो रहा है ना इसके पास, तो 3 सीट इसको मिल जाएगी। इसको कितना है, 31 है, यानी इसके पास 2 सीट इसको मिलेगी, नहीं एक ही सीट बचा, 31 एमएलए पे इसको 1 सीट मिल जाएगी। ओके, इस तरह से क्या होता है एक्चुअली में राज्यसभा के अंदर चुनाव। तो अब हम लोग मूव करते हैं इसके अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है, पहला तो डेमोक्रेसी हम लोगों ने देखा, अब सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या होता है दोस्तों, राजतंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब क्या है, यहां पर जो भी शक्तियां है ना वो या तो राजा के पास होती है या फिर रानी के पास होती है। किंग जो होता है यहां पर, किंग इज
एवरीथिंग। किंग ने जो कह दिया वही आपका क्या हो गया, कानून बन गया। किंग ने कह दिया आज से, मान लेते हैं जहां पर मोनार्की है वहां पर किंग ने कह दिया कि आज से फ्रॉम टुडे नो एनी पीपल कैन मूव आउटसाइड आफ्टर 6 PM। मतलब कोई भी व्यक्ति शाम में 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई दिखेगा तो ही इज पनिश टू डेथ, उसे क्या किया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। इट इज पॉसिबल इन मोनार्की, क्योंकि मोनार्की जो है, राजतंत्र जो है, राजतंत्र में सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती है, राजा के पास होती है या रानी के पास होती है। ओके, यानी मोनार्की में भी लेकिन दो तरह की मोनार्की होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है, ऑल पावर इज वेस्टेड इन द किंग और क्वीन। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वहां पर सारी की सारी शक्तियां राजा या रानी में क्या होगी, निहित होगी। बट देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ मोनार्की दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी जिसे हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, इस केस में राजा और रानी के पास सारी शक्तियां नहीं होती। इस केस में जो राजा और रानी के पास जो होती है वो मतलब शक्तियों को एक्सरसाइज करती है, वो अपने पावर्स को यूज करती है, बट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संवैधानिक रूप से गठित सरकार के द्वारा वो अपने क्या करती है, शक्तियों का प्रयोग करती है। हम लोग अभी सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मोनार्की की, मोनार्की के बारे में याद रखिएगा, व्हाट इज मोनार्की, याद रखिएगा अ मोनार्की इज ए गवर्नमेंट। अब मोनार्की हिंदी में भी मैं लिख दूंगा, अ मोनार्की इज ए गवर्नमेंट which is headed by king or queen, which is headed by king or queen descended from royal family, royal family। और इस केस में यही होता है कि राजा का जो बेटा है वही अगला राजा बनेगा। जैसे ब्रिटेन में भी मोनार्की है, लेकिन ब्रिटेन में एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका एग्जांपल है सऊदी अरेबिया, यूएई, है ना, वाटिकन सिटी। ये सब जो एग्जांपल है किसके हैं, वो एब्सोल्यूट मोनार्की के एग्जांपल हैं, है ना। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा मोनार्की का सिंपल मतलब क्या है कि राजतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है, राजतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जिसे या ऐसे लिख लीजिए, जिसे राजा या रानी के द्वारा, जिसमें राजा या रानी के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। यानी कि जो आपका मोनार्की होगा उसमें हेड कौन होगा, या तो राजा होंगे या फिर रानी होंगी। तानाशाही पे अभी आएंगे सुधाकर, सुखदेव, सेवक जी, जस्ट वेट, एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। व्हाट इज थियोक्रेसी, व्हाट इज डिक्टेटरशिप, व्हाट इज ऑलिगार्की, व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, each and every form of government we will discuss here. Just wait and watch. A monarchy is a government which is headed by king or queen descended from royal family. राजा और रानी के द्वारा शासन होगा, और ये राजा और रानी कहां से, शाही परिवार से ही होना चाहिए। जो राजा है उसका बेटा ही राजा होगा, है ना, या उसका जो बेटी है वही रानी होगी। इस तरह से आपका यहां पर चलता है। अब इस मोनार्की के भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आप हम लोग मोनार्की के टाइप की बात करेंगे। व्हाट इज एब्सोल्यूट मोनार्की एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, अभी आएंगे नॉर्थ, अभी कहां पर क्या है पल्लवी, अभी वी विल डिस्कस, है ना।
नॉर्थ कोरिया में क्या है आपका, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना नोट करो, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताएंगे। डेफिनेटली वहां पर होगा, है ना। आप जानते हैं वहां पर किंग जोंग उन, ऐसे क्या यही नाम है ना जी। हम लोग ब्लॉक हैं क्या? नहीं शिवानी जी, आपका कमेंट नहीं, शिवम जी आपका कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल ब्लॉक नहीं है। बताइए डाउट अपने। कैन वी मूव, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। हाँ, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर आप लोग पीडीएफ से लिख लें, तो दैट इज मच बेटर, है ना। ठीक है, चलिए ना, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद टाइप ऑफ मोनार्क। टाइप ऑफ मोनार्की, या टाइप ऑफ मोनार्क भी लिख सकते हैं, टाइप ऑफ मोनार्की, या फिर राजतंत्र के प्रकार। तो राजतंत्र के प्रकार की बात करें तो इसमें एक होता है अब्सोल्यूट मोनार्की। अब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है? अब्सोल्यूट मोनार्की मींस पूर्ण राजतंत्र, पूर्ण राज। इसमें क्या होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि पावर ऑफ किंग, पावर ऑफ किंग मतलब पावर ऑफ रूलर लिख लीजिए, रूलर। और यहां पर रूलर कौन होगा? किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। ओके, पावर ऑफ रूलर इज अनलिमिटेड, is unlimited, or you can say unrestricted, unrestricted। यानी इसमें क्या होता है, इसमें शासक, रूलर का मतलब क्या? शासक। और इसमें शासक है कौन? या तो राजा या फिर रानी। इसमें शासक जो है कि शक्तियां असीमित होती है, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन, नो एनी लिमिटेशन। मतलब वट एवर किंग सेज दैट विल बी लॉ ऑफ द लैंड। ओके, कह दिया अगर किंग ने, मान लो कि इन आवर कंट्री नो वन कैन मैरी बिलो एज ऑफ 25 ईयर। मान लीजिए कि राजा ने कह दिया अपने देश में कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं करेगा, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड। मतलब उस देश में फिर अगर 25 साल से पहले कोई शादी करता, उसके लिए जो भी राजा कह दे, उसे उम्र कैद दे दो या उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दो, तो उसके लिए वो पनिशमेंट दे दिया जाए। दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ किंग और क्वीन और पावर ऑफ रूल। अनलिमिटेड, असीमित शक्तियां होती है। ओके, क्लियर है पॉइंट यहां तक? ये बात समझ में आ गई। अब ये कहां कहां पर है ये एब्सोल्यूट मोनार्की, वर्तमान में किन किन कंट्रीज में है? तो याद रखिएगा, ये जैसे ब्रुनाई, ब्रुनई एक देश है, यहां पर है। सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया। यूएई है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। इसके बाद वाटिकन सिटी है। दीज आर प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, दीज कंट्रीज आर प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। यानी कि यहां पर अभी भी क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि पूर्ण राजतंत्र है। ओके, इसलिए आप देखते हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं लाइक यूएई, सऊदी अराबिया, है ना, यहां पर लोगों को मतलब लोगों के पास कोई वो नहीं, जो भी राजा कह दे, जो भी रानी कह दे, वहां के नियम बहुत कड़े हैं। गल्फ कंट्रीज में कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कि रेप के लिए दंड है, सीधा दंड है कि गोली मार दो, ऐसे।
अगर कोई रेप करता है तो उसे बीच सड़क पर खड़ा करके क्या करना है, गोली मार देना है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, क्या है वहां पर, वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि जिसने, राजा ने जो कह दिया या रानी ने जो कह दिया वही वहां का क्या है, लॉ ऑफ द लैंड है। ओके, क्लियर ना? ब्रिटेन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। ब्रिटेन इज फॉर्म ऑफ, ब्रिटेन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन में क्या है, आपका संवैधानिक राजतंत्र है, ना कि एब्सोल्यूट मोनार्की है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट, गोइंग टू सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कैन आई मूव? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। कैन आई मूव? ओके, नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ मोनार्की इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज ऑल्सो नोन एज संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। ना ये अपना इस वर्ड को पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हमने पहली क्लास में आपको बताया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट हुज पावर इज लिमिटेड बाय डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। A limited government which powers are limited by constitution, that is constitutional form of government, है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही क्या कि लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि पावर, पावर ऑफ रूलर, पावर ऑफ रूलर, एंड इन दिस फॉर्म रूलर कौन हो सकता है, किंग और क्वीन। पावर ऑफ रूलर इज लिमिटेड, इज लिमिटेड बाय अ डॉक्यूमेंट, बाय डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस मोनार्की, यहां पर देखिए, यहां पर जो राजा या रानी है ना, इसके पास असीमित शक्तियां नहीं होगी। हाँ बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है शिव। जहां पर राजा या रानी, जहां पर मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, वहां पर बिल्कुल होगा। जो राजा कहेंगे, जो रानी कहेगी, वही कानून है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर। ओके, बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहां पर किंग और क्वीन जो है उसकी शक्तियां सीमित होती है। जो रूलर है उसकी शक्तियां क्या होगी, सीमित होगी। किसके द्वारा, बाय डॉक्यूमेंट कॉल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें शासक की शक्तियां संविधान के द्वारा, संविधान के तहत सीमित होती है। संविधान के तहत क्या होती है, सीमित होती है। संविधान कहता है कि नहीं, ये शक्तियां जो है, इन शक्तियों पर प्रतिबंध, ये सब नहीं हो सकता यहां पर। और जहां पर भी एब्सोल्यूट, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, याद रखिएगा, द पावर ऑफ मोनार्क, पावर ऑफ मोनार्क, ध्यान से समझेंगे, पावर ऑफ मोनार्क इज शेयर्ड विथ अ कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशनली
फॉर्म्ड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो शक्तियां होगी राजा की या रानी की, वो संविधान के तहत बनाई गई सरकार के साथ वो क्या करेंगे, उन शक्तियों को शेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट भी होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट क्या करेगी, इस राजा या रानी के साथ मिलकर पावर को क्या करेगी, शेयर करेगी। ओके, यानी आप इसे लिख सकते हैं, यहां पर हिंदी में लिख लीजिएगा कि इसमें राजा या रानी संविधान के द्वारा निर्मित सरकार के साथ, संविधान के द्वारा निर्मित सरकार के साथ अपनी शक्तियों को साझा करते हैं, निर्मित सरकार के साथ अपनी शक्तियों को साझा करते हैं, अपनी शक्तियों को साझा करते हैं। साझा मतलब शेयर करना। ठीक, इतना आप लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और भी इसके कई प्रोविजंस हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, हम लोग देखेंगे। फर्स्ट यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स एंड यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो। ओके, मतलब आप ये समझ लो ना सिंपली, लाइक इन आवर कंट्री व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, वॉट एवर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, that is the position of king or queen in constitutional monarchy. In constitutional monarchy, king or queen is a formal head, is a de jure head, is a ceremonial head, but real power, actual power is vested with constitutionally formed government. Actual power is vested with prime minister. जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं नहीं, राष्ट्रपति बस क्या है, नॉमिनल हेड है, फॉर्मल हेड है, डी जुरे हेड है। राष्ट्रपति बस सेरेमोनियल हेड है। एक्चुअल जो हेड है हमारे देश में गवर्नमेंट का, एक्चुअल जो सारी शक्तियां वो किसके पास है, दैट इज विद द प्राइम मिनिस्टर। तो दैट इज मतलब जो हमारे देश में पोजीशन है किसका, प्रेसिडेंट का, दैट इज द पोजीशन ऑफ किंग और क्वीन इन एब्सोल्यूट, सॉरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, तो यू कैन राइट। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा कि in this form of government, king or queen is nominal head और ceremonial head, ceremonial head। यानी कि यहां पर जो होता है ना, राजा या रानी जो होते हैं ना, हाँ डेफिनेटली धीरज, किंग और क्वीन यहां पर देखो, जो भी गवर्नमेंट कहेगी कि भाई साहब हम ये कानून बना रहे हैं, लेकिन महाराजा महारानी जी आप इस पर क्या करिए, अपना हस्ताक्षर करिए। हमने ये कानून बनाया है, लेकिन यू आर सेरेमोनियल हेड, यू आर फॉर्मल हेड, यू आर नॉमिनल हेड, यू हैव टू साइन दीज लॉज, देन वी विल गोइंग टू इंप्लीमेंट दीज लॉ इन द कंट्री। यानी कि यहां पर जो राजा या रानी है वो इसके साथ अपने पावर को शेयर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट के साथ। यानी कि यहां पर जो है किंग या क्वीन जो है ये नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है, ये इसको हम लोग एक इसके लिए टर्म यूज करते हैं, डी जुरे हेड। एक्चुअली अ वर्ड इज यूज्ड फॉर द नॉमिनल हेड, दैट इज डी जुरे हेड। ठीक है, डी जुरे हेड। यानी कि किंग और क्वीन यहां पर जो होता है राजा या रानी, नाम मात्र के प्रधान होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं या सेरेमोनियल हेड होते हैं।
actual power is vested with constitutionally formed government. Actual power is vested with constitutionally formed government. यानी कि यहां पर जो वास्तविक शक्तियां होती है वो किसके पास निहित होती है? किसके पास? तो याद रखिएगा, जो भी पीएम होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट होगा, संवैधानिक रूप से जो चुनी गई सरकार होगी, उसके पास क्या होगी? वास्तविक शक्तियां होगी। वो कहेंगे राजा मतलब महाराजा जी, आपको ये कानून बनाकर मैंने दिया है, इस पर आपको हस्ताक्षर करना है। जी ठीक है। हमने देश में इमरजेंसी लगाना है। जी ठीक है ना? यहां पर बस क्या होता है, ये नॉमिनल है। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इट्स एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्रिटेन। बट याद रखिएगा, सिर्फ ब्रिटेन ही इसका एग्जाम्पल नहीं। वन ब्रिटेन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं। और कौन कौन से उदाहरण हैं तो हम लोग देखते हैं, और कौन कौन से उदाहरण हैं इसके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इसके बाद है बेल्जियम, देन कंबोडिया, देन द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जॉर्डन, स्पेन, नॉर्वे, जॉर्डन, स्पेन, नॉर्वे, इसके बाद थाईलैंड। मतलब जो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं, जनरली वहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वहां पर, संवैधानिक राज्यतंत्र है वहां पर। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ मोनार्की। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, है ना? इसको आप हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं, इस लाइन को अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट इन हिंदी। वास्तविक शक्तियां, वास्तविक शक्तियां संवैधानिक रूप से गठित सरकार में निहित होती है। वास्तविक शक्तियां संवैधानिक रूप से गठित सरकार में निहित होती है। इस वर्ड को अगर आपको हिंदी में लिखना है, यू कैन राइट इट इन हिंदी। वास्तविक शक्तियां संवैधानिक रूप से गठित सरकार में निहित होती है। तो यहां पर हमारा मोनार्की जो है उसको लेकर जो हमारा वो है वो खत्म हो गया। मोनार्की हमने देखा, व्हाट इज मोनार्की एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट मोनार्की एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ मोनार्की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डिक्टेटरशिप, व्हाट इज oligarchy, व्हाट इज communism, what is totalitarianism, what is theocracy, what is aristocracy, what is stratocracy, है ना? ये सभी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, चले देखें, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें ना। अगला जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोक्रेसी, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिजात वर्ग का शासन या फिर कुलीन वर्ग का शासन, या इसे कुलीन तंत्र भी कहते हैं, अभिजात तंत्र भी कहते हैं। यू कैन, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अभिजात तंत्र। एरिस्टोक्रेसी क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जो अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ये बड़े बड़े जो मतलब क्या है, इन्फ्लुएंट पीपल्स हैं, एफ्लुएंट क्लास के पीपल हैं, जो कुलीन लोग हैं, ये मिलकर जब शासन करना शुरू करते हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सभी मिलकर क्या करें, हमारे देश में शासन करना शुरू कर दिया, किसी भी देश में शासन करना शुरू कर दिया।
दैट इज नॉन एज अरिस्टोक्रेसी। यानी कि जहां के सोसाइटी के जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, रिच पीपल जो हैं, वो जब क्या करें वहां पर शासन करना शुरू कर दें, दैट इज नॉन एज अरिस्टोक्रेसी, दैट इज अभिजात तंत्र कहते हैं इसे, या दैट इज नॉन एज कुलीन तंत्र। क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट कि क्या होता है ये? तो आप इसे हिंदी में आप लिख मतलब इसके बारे में पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। An aristocracy is a government administered by an aristocracy. An aristocracy is a government administered by the people of ruling class, by the people of ruling class, who are generally from affluent families, who are generally from affluent families like, हमारे देश में अगर बात करें, like अंबानीज, like अडानीज, like बिरलास, affluent families with a specific set of ideas or with a specific set of ideas, और बस इतना ही याद रखिए, दैट इज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। अरिस्टोक्रेसी, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं रखने, जनरली ये इस तरह का सरकार अब कहीं पर है नहीं एक्चुअल, है ना, और अगर है भी तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी का बस आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो एफ्लुएंट फैमिलीज के जो लोग हैं, वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ आइडियाज के साथ जब क्या करे गवर्नमेंट चलाए, दैट इज नोन एज अरिस्टोक्रेसी। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट इन हिंदी, अभिजात तंत्र एक ऐसा सरकार है जो समाज के विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया जाता है। दैट्स इसका आपको डेफिनेशन याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना बस डेफिनेशन ही पूछेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे, है ना। हाँ, अब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में दे कैन मतलब स्टेटमेंट में लिख सकते हैं व्हाट इज अब्सोल्यूट, मतलब अब्सोल्यूट मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर ऑफ किंग और क्वीन इज अनलिमिटेड। सेकंड लिख देंगे ब्रिटेन इज एन एग्जांपल ऑफ अब्सोल्यूट मोनार्की। अभी आएंगे प्लूटोक्रेसी क्या है, उसकी भी हम बात करेंगे विष्णु, जस्ट वेट, हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्लूटोक्रेसी। मेरा मतलब कहने का ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे क्वेश्चन यहां से आपके मन में सवाल आएगा, सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज अरिस्टोक्रेसी, या दे दिया जाएगा ये स्टेटमेंट और ये कह दिया जाएगा इन दिस क्वेश्चन, इन दिस स्टेटमेंट व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड। एग्जांपल मिलेगा अरिस्टोक्रेसी, थियोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। अगर आपको पता है कि एफ्लुएंट क्लास के जो पीपल हैं, एफ्लुएंट फैमिलीज के जो पीपल हैं, वो जब किसी देश में शासन करेंगे दैट इज नॉन एज अरिस्टोक्रेसी। आप सीधा एग्जांपल में लगा देंगे, जो ऑप्शन में अरिस्टोक्रेसी जहां दिखेगा वहां आप टिक कर देंगे। दूसरा किस तरह का सवाल यहां से बन सकता है, जैसे मोनार्की हम लोगों ने पढ़ा, मोनार्की से कैसे सवाल बनेंगे, लिख दिया जाएगा प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, इन एब्सोल्यूट मोनार्की पावर किंग और क्वीन और पावर ऑफ रूलर इज अनलिमिटेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। एंड सेकंड स्टेटमेंट दे देगा ब्रिटेन इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। और आपसे पूछ लिया जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर करेक्ट पूछता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछता है तो आपका दूसरा इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिक्टेटरशिप। अभी हम प्लूटोक्रेसी पे डिस्कस करेंगे विष्णु, है ना? जस्ट वेट। Is it clear to everyone? If anyone have doubt, then you can ask. Otherwise, we will discuss dictatorship. And in next class, we are going to discuss. अगली जो कल की क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। Tomorrow's class is very, very important because we are going to discuss what is difference between presidential form of government and parliamentary form of government. What is separation of power? What is fusion of power? ये सभी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। You have to be present in tomorrow's class, है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जाएंगे ना। व्हाट इज डिक्टेटरशिप? जो भी है नंबर आप देख लीजिएगा। डिक्टेटरशिप इट इज नॉन एज तानाशाही। हिंदी में क्या बोलते हैं? तानाशाही। लाइक जर्मनी में जब हिटलर का शासन हुआ करता था, है ना? इटली में मुसोलिनी का शासन हुआ करता था। हिटलर इज अ डिक्टेटर, मुसोलिनी इज अ डिक्टेटर। ओके, तो याद रखिएगा डिक्टेटरशिप जो होता है इसमें क्या होता है। अभी हम करेंगे बात विष्णु, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अभी इसे जो डिस्कस कर रहे हैं उसे डिस्कस करते हैं, अभी हम उस पर भी आएंगे। देयर इज लिटिल डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? वी विल डिस्कस, जस्ट वेट। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, सिंगल इंडिविजुअल। मान लीजिए देयर इज अ कंट्री एंड एक सिंगल इंडिविजुअल लाइक मी have complete authority over all its citizens। उस देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सबके ऊपर हमारा कंट्रोल अथॉरिटी है, मतलब कंप्लीट अथॉरिटी है उसके ऊपर। जो भी हमें मन आएगा, जो भी हमारे अंदर आएगा वो हम करेंगे उनके साथ। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो जब अपने सभी नागरिकों को कंट्रोल करे, मतलब सभी नागरिकों के ऊपर उसका पूरा का पूरा अथॉरिटी हो, दैट इज नॉन एज डिक्टेटरशिप। दैट इज नॉन एज डिक्टेटरशिप। अभी शिवम, अभी 3 days आपका चलेगा मतलब पॉलिटी एंड 3 days आपका बायो चलेगा। व्हेन योर बायोलॉजी इज फिनिश्ड देन आपका रेगुलर जो है ना पॉलिटी जो है आपका फिर रेगुलर हो जाएगा जब आपका बायो फिनिश हो जाएगा। तब तक आपकी 3 days ही चली गई, मंडे टू वेडनेसडे। नो, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। रब्स यादव जी, डिक्टेटरशिप के बारे में आप लोग लिख लेंगे। इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिक्टेटरशिप। इसके बारे में लिख लीजिएगा, डिक्टेटरशिप व्हेन ए कंट्रीज गवर्नमेंट इज व्हेन ए कंट्रीज government is governed by a single individual like Hitler, like Mussolini, like Kim Jong-un, है ना? सिंगल इंडिविजुअल। किम जोंग है ना, नॉर्थ कोरिया का जो है, देखते हैं वो अजीब अजीब फरमान जारी करता रहता है। देखते होंगे आप लोग न्यूज में, जो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग है। by single individual who has complete authority, who has complete authority, who has complete authority over its citizen, over its citizen।
हिंदी में आप लिख लीजिएगा, जब हिस्ट्री आपकी रेगुलर होगी, रब से हिस्ट्री विल बी रेगुलर, इवनिंग में होगी हिस्ट्री की क्लास और वो रेगुलर होगी। जब किसी देश की सरकार एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जाए जिसके पास उस देश के नागरिकों के ऊपर पूर्ण अधिकार हो, पूर्ण अधिकार हो। यानी कि ये जो सिंगल इंडिविजुअल है उसी के पास सारी की सारी शक्तियां हैं। वो जिसको भी चाहे कह सकता है इसे फांसी दे दो, इसे मार दो, इसे ये कर दो, इसे वो कर दो, है ना। टाइमिंग आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक 3:30 या कब है, टाइमिंग का मुझे आइडिया नहीं है ना। शेड्यूल देखा तो आज हाँ 3 PM पर होगी, है ना, 3 PM है टाइम, है ना, 3 PM पे। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया। बेस्ट एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया। ओके, नो नो नो, देखिए जीडी में इतना जिस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब जीडी में तो बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जीडी सब के क्वेश्चन बस आप ऐसे देख के बनाओगे, है ना। ये सब बहुत हाई लेवल का हो रहा है कंटेंट आपको ना, तो यूपीएससी में जो पूछा जाता है वो उस लेवल का आपको, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट जीडी। हाँ, ये तो दिक्कत है ना फिर, तो यूपीएससी की तैयारी करो और जीडी की बात करो। मोनार्की में देखिए, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में डिफरेंस है। मोनार्की इज हेडेड बाय किंग और क्वीन व्हिच इज डिसेंडेड फ्रॉम द रॉयल फैमिली। जो किंग या क्वीन के द्वारा चलता है, और वो किंग या क्वीन कहां से आएगा? जो शाही परिवार है उसी से आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो शाही परिवार से होगा। यहां पर कोई भी सिंगल इंडिविजुअल है, वो क्या कर सकता है? यहां पर तानाशाही कर सकता है। हिटलर और मुसोलिनी वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। इज इट क्लियर धीरज? ठीक है, ये जीडी में बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक लेवल के आशुतोष, ये बहुत हाई लेवल का किया कराया जा रहा है आपको। यहां पर इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के बाद जो अगला एग्जांपल है इसका आप लिख सकते हो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके बाद एक कंट्री है कैमरून। कैमरून, है ना। ये सभी क्या है? एग्जांपल है किसके? डिक्टेटरशिप। यहां पर अभी भी डिक्टेटरशिप है। ओके, तो चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके आगे की जो स्टोरी है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज थियोक्रेसी, व्हाट इज प्लूटोक्रेसी, व्हाट इज स्ट्रेटोक्रेसी, है ना, व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, ये सभी हम लोग डिस्कस डेफिनेटली आएंगे। शिवम कुमार जी, इससे बाहर आएगा ही नहीं, है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उस लेवल का आपको कंटेंट दिया जाएगा। शिवम बिल्कुल परेशान, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास को कंक्लूड करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे हम कब? कल की क्लास में। कल हम लोग पहले इसे डिस्कस करके तो फिर हम लोग कल प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस। पल्लवी जी, दैट इज देखिए, मैं कल डिस्कस कर दूंगा उसके बारे में थोड़ा बहुत, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वो मतलब तानाशाह था और अभी तक का सबसे मतलब क्या कहते हैं, वो तानाशाह है वर्ल्ड का। बहुत ज़्यादा जर्मनी के मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसने वो किया था। कल हम डिस्कस कर थोड़ा बहुत अगर आपको जानना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।